जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के जो जीव विज्ञान विषय है उसके चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। यह अगर आप बिहार बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या कोई जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम लोग चैप्टर वाइज जो है से इसको आसानी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप जो है से यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में हम लोग सब लोग पहले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको आएगा कि जनन का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। जनन का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीवों में जनन। इस चीज को याद रखिएगा, जीवों में जनन, ध्यान दीजिएगा। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या। जीव का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। जीव जो होते हैं नर में और मादा इस तरह का होता है। जनन का मतलब या इसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन। इस बात को ध्यान से समझिए, जनन कहिए या इसी को कहिए प्रजनन। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिए, इस सब का मतलब आ जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जनन का मतलब क्या होता है, ये दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ते जा रही है, या मान लीजिए कि एक बार एक जो है से जनसंख्या घटने लगे तो धीरे धीरे ये पूरा संसार विनाश की तरफ चला जाएगा। आज जो है से बहुत सारे कौवा हो गया, बाघ हो गया, ये सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसका कारण क्या है कि उसको जनन युक्त उपयुक्त जगह नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उसका प्रजाति दिन प्रतिदिन जो है से जिसके कारण जिसकी प्रजाति जो है से दिन प्रतिदिन जो है से विलुप्त होते जा रहा है। जनन का एक जो है से ये खासियत है। आप यहाँ समझिए, जनन का मतलब होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे या अपने से भिन्न संतान को जन्म करते हैं। कोई भी जीव जो है अपने ही जैसे, कोई भी जीव जो है से अपने जैसे या अपने से भिन्न संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे या अपने से भिन्न संतान को जो है से उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव जो है से अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो यह किस प्रोसेस द्वारा उत्पन्न करता है, तो आप याद रखिएगा, ये जो उत्पन्न करता है वो जनन के द्वारा करता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे या अपने से भिन्न संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग जनन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया, याद रखिएगा इसका परिभाषा हम आपको लिख भी देते हैं। वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है से, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को, जिसके द्वारा कोई जीव, कोई जीव अपने जैसे संतान, अपने, ध्यान दीजिएगा, अपने जैसे संतान, अपने जैसे संतान, अपने जैसे संतान या अपने से भिन्न संतान, या अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने से भिन्न संतान को जो है से उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनन या प्रजनन। तो उसे हम, उसे हम जनन या, तो उसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। तो उसे हम लोग जनन या क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, जनन या प्रजनन का। जैसे मानव हो गया, मानव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, तो ये मानव जनन की क्रिया द्वारा होता है। कोई बंदर हो गया, ध्यान दीजिएगा, बंदर हो गया, लोमड़ी है, बकरी है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, ये सब अपनी संख्या में किसके द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन के द्वारा करते हैं। अब याद रखिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे या अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जनन के प्रकार की बात करते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जनन के जो होते हैं, जनन के दो प्रकार होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनन के दो प्रकार होता है, इस चीज को आप याद रखिए, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को सब लोग ध्यान दीजिएगा, जनन के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ,
देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इस चीज को याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चीज को याद रखिएगा कि जनन के जो होते हैं, जनन के जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट प्रकार का नाम है लैंगिक जनन। पहला प्रकार को क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इस चीज को बढ़िया से याद रखिएगा कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और दूसरा का जो होता है, दूसरा को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। याद रखिए, दूसरा को हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, इसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इस चीज को याद रखिएगा। तो जनन के जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। और जनन का मतलब समझ गए कि संतान, अपने संतान की संख्या या अपने जैसी संख्या में क्या करना है, वृद्धि करना है, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। अब देखिएगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें। इस चीज को आप याद रखिएगा। लैंगिक जनन अगर आपसे पूछ लेंगे कि किसे कहेंगे, तो लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर भी भाग ले और क्या भाग ले, मादा भी भाग ले। इस चीज को आप याद रखिए, जिसमें नर भी भाग लेता है और मादा भी भाग लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अच्छा, नर में क्या क्या भाग लेता है, इस चीज को याद रखिएगा। नर में पाया जाता है एक चीज, आप याद रखिएगा, शुक्राणु, जिसको नर युग्मक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। इस चीज को याद रखिएगा, नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। ये सारा चीज अभी हम लिख देंगे। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो अंडाणु कहा, मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों, यानी जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि वह कौन जनन है, लैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें केवल केवल, जिसमें केवल केवल या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे इसमें मानव देखिएगा, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन अमीबा देखिएगा, अमीबा केवल एक अकेले ही अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर लेता है। पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो चलिए, पहला हम लोग हेडिंग देंगे लैंगिक जनन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस चीज को याद रखें। लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन भी इसी को कहते हैं, लैंगिक जनन। इसको आप लोग कहिएगा, इसको आप लोग कहिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चीज को आप याद ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को याद, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। चलिए इसको ध्यान से समझिए, इसको हम जो है किसे कहेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। तो हम आपको बताए हैं कि जनन के दो प्रकार होते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जनन की वह क्रिया, याद रखिएगा, जनन की जनन की वह क्रिया, आप लोग भी सुन सुन के लिखिए, वह क्रिया, जनन की वह क्रिया जिसमें, जनन की वह क्रिया जिसमें 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 नर और मादा, जिसमें नर और मादा, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा जो है से दोनों भाग लेता है, नर और मादा, मादा दोनों भाग लेता है, दोनों भाग लेता है, भाग लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, दोनों भाग लेता है, लेता है तो उसे, लेता है तो उसे, याद रखिएगा, उसे उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे हम लोग कौन जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, लैंगिक जनन कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, जैसे में इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि जैसे में क्या क्या होता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा।
जैसे में आप लोग याद रखिएगा मानव, मानव में कौन जनन पाया जाता है, तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा गाय, गाय में भी जो है सो कौन जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा बंदर, बंदर में भी जो है सो कौन सा जनन पाया जाता है, तो बंदर में पाया जाता है लैंगिक जनन। इसके अलावा आप याद रखिएगा बकरी, इसमें भी जो है सो कौन जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन जनन, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो जनन और जनन के प्रकार कितने हुए, दो हुए। और आपको यहाँ पर याद रखना होगा एक बात, और यहाँ पर याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंगिक जनन हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। दूसरा हम लोग पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रकार क्या है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जन, अलैंगिक जन, इस चीज को याद रखिए, अलैंगिक जन। आखिर ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इस चीज को याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए जनन की वह क्रिया जिसमें केवल नर या केवल मादा ही भाग लेता है, कोई एक को भाग लेता है तो उसको नहीं। तो यह क्या कि जनन की वह क्रिया, जनन की वह क्रिया, जनन की वह क्रिया, क्रिया जिसमें, जिसमें याद करिए साथ साथ, आपको याद भी हो जाएगा, जिसमें, और जिसमें याद रखिएगा, जिससे लिखा गया है उसको मिटा, देखिए जिसमें, जिसमें केवल, जिसमें केवल नर, ध्यान दीजिए, जिसमें केवल नर या केवल मादा, या केवल मादा भाग लेता है, जिसमें केवल नर या केवल मादा भाग लेता है, मादा भाग लेता है, दोनों में कोई एक को भाग लेगा, भाग लेता है, लेता है, तो उसे हम, तो उसे हम, ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे हम लोग कौन जनन कहते हैं, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको याद हो जाए। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे में लिखिएगा, जैसे में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे में बहुत सारा हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, जैसे आप लिख सकते हैं अमीबा, याद रखिएगा, अमीबा हो गया। इसके अलावा थोड़ा चेंज करें, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, मीशियम याद रखिए, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, याद रखिएगा, क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास। ये सब में क्या पाया जाता है, तो ये सभी के सभी में पाया जाता है अलैंगिक जनन पाया, सभी में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन। इसके अलावा कुछ प्लांट भी होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जनन के मतलब बता दिए कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न अपने जैसे या अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। उसके बाद हम बोले हैं कि जनन के दो प्रकार होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक क्या होता है, अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन और एक क्या होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है। अलैंगिक में केवल नर अथवा केवल मादा भाग लेता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। लैंगिक जनन के बारे में बता दिए कि इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर भी भाग लेता है और मादा भी भाग लेता है, तो उसे हम लोग कौन जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में मानव हो गया, गाय हो गया, बंदर हो गया, बकरी, इस सब में क्या पाया जाता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट में डाल के लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता भी है, एग्जाम में पूछता भी है कि एक स्वस्थ महिला जो होती है, एक महिला अगर स्वस्थ है, कोई भी महिला है और वह स्वस्थ है, तो अपने पूरे जीवन काल में, इस चीज को याद रखिएगा, वह अपने
पूरे जीवन काल में जो है से 400 अंडे को जो है से उत्सर्जित करता है। अंडा का मतलब आप समझिए, मासिक चक्र चलता है महिलाओं में। महिलाओं में एक चक्र चलता है जिसको मासिक चक्र कहा जाता है, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, एमसी। और इसके द्वारा जो है से क्या होता है, पूरे जीवन काल में वो महिला अगर स्वस्थ है तो कितने अंडे को उत्सर्जित कर सकती है, तो 400 अंडे को जो है सो अपने पूरे जीवन काल में जो है सो क्या कर सकती है, उत्सर्जित कर सकती है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं कहीं पे नोट में, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसका एक याद रखिए, एक स्वस्थ महिला, इसको हम हेडिंग लिख देते हैं, एक स्वस्थ महिला जो है, स्वस्थ, एक स्वस्थ महिला, याद रखिएगा, एक स्वस्थ महिला अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, याद रखिएगा, अपने पूरे जीवन जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे को उत्सर्जित करती है। अंडे 400 अंडे को उत्सर्जित करती है। 400 अंडे को क्या करती है, तो उत्सर्जित करती है। अगर आपको ये सब सारा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नंबर आपको दे देते हैं, उत्सर्जित करती है। सारा का सारा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, ठीक है, लास्ट में नंबर देंगे। तो इतना याद हो जाएगा सब लोग को। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हमको क्या क्या समझना है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो लैंगिक जनन है, आपको बता दिए कि जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक का मतलब बता दिए कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन का कुछ गुण भी होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के गुण, लैंगिक, याद रखिएगा, लैंगिक जनन के गुण, लैंगिक जनन के गुण। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, लैंगिक जनन के गुण को लिख सकते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ, याद रखिएगा, इसको रेट से लिख देते हैं, याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, याद रखिएगा, इसको जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइए, इसका गुण क्या क्या होता है समझिए। इसका गुण बहुत सारा गुण होता है। पहला गुण तो आप याद रखिएगा कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पहला गुण तो सब लोग को याद हो जाएगा कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें नर और मादा, इसमें नर और मादा, नर और मादा, याद रखिएगा, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इस चीज को याद रखिए, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया सब लोग को, भाग लेते हैं। ये तो पहला ही बता दिए, परिभाषा से आप निकाल सकते हैं, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो संतान उत्पन्न होगा वो अपना जनक से थोड़ा भिन्न होगा। मतलब लैंगिक जनन में जो जैसे मानवीय हो गया, तो पूरा सेम टू सेम फोटोकॉपी थोड़ी आ जाता है, थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, अलग तो होता ही है, थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, अलग ही होता है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो संतान जन्म लेगा वो अपने जनक से भिन्न होगा। जनक मतलब अपने माता पिता से थोड़ा ना थोड़ा भिन्न जरूर होगा। लेकिन लैंगिक जनन जब आप पढ़िएगा, लैंगिक जनन जब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा वो अपने माता पिता के जस्ट समान, जैसे मकई का पेड़ मकई का पेड़ होगा। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य के सेम टू सेम नहीं आएगा, थोड़ा ना थोड़ा भिन्न जरूर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होता है। क्या कहिएगा, इसके द्वारा उत्पन्न संतान, याद रखिएगा, मतलब लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होगा, यानी इसके द्वारा उत्पन्न संतान, इसके द्वारा, याद रखिएगा, इसके द्वारा उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान, इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं, अपने जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जनक से भिन्न होते हैं, याद रखिए, जनक से क्या होता है, भिन्न। तो दो गो पॉइंट याद हो गया कि अपने जनक से भिन्न होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लोग को याद हो गया होगा कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और दूसरा पॉइंट बता दिए कि इसमें जो संतान जन्म लेगा अपने माता पिता से थोड़ा ना थोड़ा भिन्न होगा, जिसको हम लोग जनक कहते हैं, ठीक है।
तीसरा गुण देखिएगा, तीसरा गुण क्या होता है, तीसरा गुण इसमें यह होता है कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन आप लैंगिक जन अलैंगिक में जाइए तो युग्मक का निर्माण ना होगा। और युग्मक में क्या क्या होगा हम अभी बताते हैं। युग्मक में हम लोग कहते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक, इस चीज को आप लोग हम एक फोटो में बता देते। देखिए देखिए, युग्मक का मतलब समझिए, आगे हम लोग समझाएंगे युग्मक का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी आप समझिए। अगर हम बात करते हैं युग्मक दो प्रकार में हो बटेगा। एक जानते हैं कि नर युग्मक होता है, एक जो होता है से क्या होता है मादा युग्मक, याद रखिए। एक होता है नर युग्मक, नर युग्मक याद रखिएगा, युग्मक। और एक होता है मादा युग्मक, इस चीज को आप याद रखिएगा। एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में या आपको कहीं भी पूछे नर युग्मक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा नर युग्मक जो होता है वो होता है शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। इस चीज को आप रख देंगे, शुक्राणु होता है जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म याद रखिएगा, क्या होता है स्पर्म, ठीक है। अगर हम कहते हैं आर है, ये आर याद रखें, ठीक है ना। अगर इसका निर्माण की बात करते हैं, ये शुक्राणु का निर्माण नर के यानी मेल के, इसको मेल गैमेट कहते हैं, मेल के जो है से किस भाग में होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। किसमें होता है, वृषण में होता है। और यह वृषण जो होता है इसकी संख्या कितना होता है, दो होता है। और शरीर का सबसे ठंडा भाग जो होता है यही वृषण होता है, और इसी में जो है से निर्माण होता है। शुक्राणु 24 घंटा से बेसी जिंदा नहीं रह सकता है। अगर उसको ज्यादा दिन तक जिंदा रखना चाहते हैं तो आप इस चीज को याद रखिएगा, तो उसको हम -196 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में, याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन में आपको रखना होगा। तरल नाइट्रोजन में आप याद रखिएगा, तरल नाइट्रोजन में इसको रखने पर वह इसे लाखों करोड़ों वर्षों तक जिंदा रख सकते। जैसे कोई कोई मवेशी के जो डॉक्टर होते हैं वो अपना बोतल में देखते होंगे कि बोतल में जो है से स्पर्म को रख ले जाते हैं, और जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता होगा पूरा धुआं धुआं यानी माइनस में रहता है वो। और ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखिएगा तो मर जाएगा। आप समझिए विदेश से स्पर्म आता है, आने में तो समय लगेगा, और उसको ऐसे लाया जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं। अगर हम मादा युग्मक कहते हैं तो अंडाणु को कहेंगे। मादा युग्मक किसको कहेंगे, अंडाणु का। याद रखिएगा मादा युग्मक कहा जाता है अंडाणु का। अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है तो आप याद रखिएगा इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अगर हम बात करते हैं इसको भी अगर हम जीवित रखना चाहते हैं तो इसको भी सेम -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन पर जो है से क्या करना होगा, रखना होगा। इसका रंग पिंक होता है, याद रखिए गुलाबी रंग का होता है। अंडाणु जो होता है कैसा रंग का होता है, तो गुलाबी रंग का होता है, पिंक। लेकिन शुक्राणु जो होता है वो सफेद रंग का होता है। शुक्राणु जो होता है कैसा रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। यही चीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। याद रखिएगा इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो तीन वो पॉइंट याद हो गया। नर युग्मक किससे कहते हैं, तो शुक्राणु को। मादा युग्मक किससे कहते हैं, तो याद रखिए मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो अंडाणु के। इसका शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। वृषण की संख्या कितना होता है, दो। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। इसकी भी संख्या कितना होता है, तो दो होता है। इसको कितना डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं जिंदा, तो -196 डिग्री सेल्सियस। और इसको भी -196। इसका रंग कैसा होता है, अंडाणु का गुलाबी होता है, और इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। तो ये सारा चीज आपको समझा दिए हैं। अब देखिए तीसरा देखिएगा, तीसरा कारण क्या है, तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे। और दूसरा कारण बता दिए कि इसमें संतान जन्म लेगा वो अपने जनक से भिन्न होगा। तीसरा इसमें युग्मक का निर्माण होगा। और चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा, इस चीज को रट जाइए कि इसके द्वारा जो संतान जो जन्म लेगा वो अपने जो है से उसका जीवन अवधि ऑटोमेटिक अधिक होगा। जो अलैंगिक जन्म के द्वारा जो जन्म लेते हैं उसका जीवन अधिक अधिक दिन तक जिएगा, जैसे मनुष्य ज्यादा दिन तक जिएगा। लेकिन जो छोटे मोटे आलू का पेड़ होते हैं, अमीबा हो गया, उसका ज्यादा जीवन काल नहीं होता। अलैंगिक जनन के द्वारा जो जन्म लेता है उसका जीवन काल ज्यादा नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा इसके द्वारा उत्पन्न संतान, याद रखिएगा इसके इसमें उत्पन्न संतान
इसमें उत्पन्न संतान इसमें उत्पन्न संतान की जीवन अवधि याद रखिएगा। उत्पन्न संतान की जीवन अवधि कम होती है, सॉरी अधिक होती है। इसमें जो संतान जन्म लेगा उसका जीवन अवधि क्या होता है, अधिक होती है। इस चीज को याद रखिए, अधिक होती है। चार गो अंतर ये समझ गए। अब पांचवा यह कर सकते हैं कि इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन विभाजन पाया जाता है, इसमें समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि समान रूप में बटेगा, है ना, और चीज जोड़ा में रहेंगे। इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन पाया जाता है, याद रखिए। इसमें कौन विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन पाया जाता है। संचित्रित विभाजन का मतलब समान रूप से टूटेगा। ऑटोसोम एलोसोम होता है, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक समान रूप से टूटता है और एक असमान रूप से टूटता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें जो संतान जन्म लेगा उसका जीवन अवधि अधिक होगा। और इसमें समसूत्री विभाजन, और उसमें देखिएगा तो समसूत्री विभाजन नहीं, विषम सूत्री विभाजन पाया जाता है या असमसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो है लैंगिक जनन पूरा खत्म कर लेते हैं। आप जब लैंगिक जनन खत्म हो जाएगा तब अलैंगिक जनन के बारे में जाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी पहले लैंगिक जनन पूरा खत्म कर लेते हैं तब हम लोग अलैंगिक में जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये सारा चीज यहाँ लिख दिए, लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। अगला पेज हम लोग का रहेगा लैंगिक जनन की अवस्था है। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा लैंगिक जनन की अवस्था। लिखिए लैंगिक जनन की अवस्था। अगला टॉपिक का नाम है लैंगिक जनन की अवस्था, याद रखिए लैंगिक जनन की अवस्था। अगला टॉपिक लैंगिक जनन की अवस्थाएं, आप लोग याद रखिए, अवस्था याद रखिए। तो ध्यान दीजिएगा लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती है, वो लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि लैंगिक जनन के तीन अवस्थाएं होती, कितनी अवस्थाएं होती है, तो लैंगिक जनन के तीन अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था याद रखिएगा, पहला अवस्था को जो कहा जाता है किशोर अवस्था कहा जाता है। कौन अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था। तो इस चीज को याद रखिएगा, तीन अवस्था में पहला अवस्था जो है उसको कहा जाता है किशोर अवस्था कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पहला अवस्था क्या है, किशोर अवस्था। दूसरा अवस्था आप लोग याद रखिएगा, दूसरा अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रजनन अवस्था। प्रजनक अवस्था याद रखिएगा, प्रजनक अवस्था। दूसरा अवस्था जो होता है उसे हम लोग कौन अवस्था कहते हैं, तब प्रजनक अवस्था कहते हैं। पहला किशोर अवस्था, दूसरा प्रजनक अवस्था, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीर्णयाता अवस्था। जीर्णयाता अवस्था, ध्यान दीजिएगा सारा चीज बारी बारी से समझते हैं। जीर्णयाता अवस्था, तो लैंगिक जनन के कितने अवस्था होती है, तो लैंगिक जनन के जो होते हैं वो तीन अवस्था होती है। पहला को कहा जाता है किशोर अवस्था, दूसरा को प्रजनन अवस्था, और तीसरा को जीर्णयाता अवस्था। और बारी बारी से समझते हैं कि प्रजनन अवस्था का मतलब क्या होता है, लैंगिक अवस्था का क्या होता है, और जीर्णयाता अवस्था का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं किशोर अवस्था। तो देखिए लैंगिक जनन की वैसी अवस्था जो होती है जिसमें जो है से किशोर अवस्था कह सकते हैं, या लैंगिक जनन की जो पहला चरण होता है ना उसी को हम लोग लैंगिक जनन के पहला अवस्था होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कौन अवस्था, किशोर अवस्था कहेंगे। इसमें शरीर में क्या बदलाव होगा, तो इसमें शरीर में वृद्धि तेजी से होगा। इसमें शरीर में जो वृद्धि होता है, आप याद रखिएगा, सारा चीज फिर से दिखा देंगे। इसमें शरीर में जो वृद्धि होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, लेकिन युग्मक का निर्माण नहीं होगा। बहुत तेजी से होगा, इसमें शरीर का वृद्धि बहुत तेजी से होता है, लेकिन युग्मक जो भी बताया, नर युग्मक मादा युग्मक, युग्मक का निर्माण इसमें जो है से क्या होता है, नहीं होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन अवस्था, किशोर अवस्था। यानी लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, और इसमें शरीर की वृद्धि तेजी से होता है लेकिन युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दूसरा अवस्था अगर आप देखिएगा तो दूसरा अवस्था कहते हैं प्रजनक अवस्था।
तो लैंगिक जनन के जो दूसरा अवस्था होगा, लैंगिक जनन के जो दूसरा अवस्था उसी को हम लोग कहेंगे प्रजनक अवस्था कहते हैं। और इसमें शरीर जो है से, इसमें शरीर तेजी से विकास जो है से नहीं होता है, शरीर में जो होता है इसमें विकास नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण बहुत तेजी से होता है। याद रखिएगा, प्रजनक अवस्था में किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण इसमें बहुत जो है से तेजी से होने लगता है। तो शरीर का निर्माण बहुत तेजी से नहीं होता है, धीमी हो जाता है, लेकिन युग्मक का निर्माण इसमें होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला चीज समझिएगा, जीर्णता तो लैंगिक जनन के जो सबसे अंतिम अवस्था होगा या तीसरी अवस्था होगा उसी को जीर्णता अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो है से क्या होता है, युग्मक का बनना जो है से क्या होता है, बंद हो जाता है। इसमें युग्मक का बनना जो है से क्या होता है, बंद हो जाता है। युग्मक बनना जो है से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन अवस्था, जीर्णता अवस्था। देखिए इसमें युग्मक का निर्माण होवे नहीं किया, इसमें हुआ है, इसमें बंद हो गया। तो याद रखिएगा, किशोर अवस्था किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें शरीर का तेजी बहुत तेजी से होता है, इसमें शरीर का वृद्धि जो होता है बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। दूसरा याद रखिए, प्रजनक अवस्था। तो लैंगिक जनन के दूसरा अवस्था को प्रजनक अवस्था कहते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। और जीर्णता अवस्था, तो लैंगिक जनन के अंतिम अवस्था को या तृतीय अवस्था को जीर्णता अवस्था कहते हैं। और इसमें युग्मक का निर्माण होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें निर्माण होना क्या होता है, बंद, इसमें होवे नहीं करता, इसमें बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं, आप लोग को लिखने में आसान होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का परिभाषा लिखते हैं, ध्यान दीजिए, किशोर अवस्था लिखिएगा। किशोर अवस्था में हम बोल रहे हैं, आप लिखिए, आपको लिखने में सहूलियत है। तो लिखिएगा, लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के, ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को, लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को, प्रथम अवस्था को ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के प्रथम अवस्था को, प्रथम अवस्था को जो है, प्रथम अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। प्रथम अवस्था को कौन अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था कहा जाता है, प्रथम अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। इस चीज को याद रखिए, अब पूछ लेगा, कहा जाता है। इसमें, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इसमें, इसमें शरीर का वृद्धि तेजी से होता है, इसमें शरीर का वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, शरीर का वृद्धि, इसमें शरीर का वृद्धि तेजी से होता है। इस चीज को याद रखिए, शरीर का वृद्धि तेजी से होता है, शरीर का वृद्धि तेजी से होता है, शरीर का वृद्धि तेजी से होता है, किंतु, किंतु युग्मक का निर्माण नहीं होता, किंतु युग्मक का निर्माण नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता। याद रखिए, इसमें युग्मक का निर्माण जो है से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब चलिए दूसरा चीज लिखेंगे, दूसरा अवस्था प्रजनक अवस्था। इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। दूसरा जो है से प्रजनक अवस्था, प्रजनक अवस्था ध्यान दीजिएगा, प्रजनक अवस्था ध्यान दीजिएगा, प्रजनक अवस्था, प्रजनक अवस्था किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा लैंगिक जनन के दूसरा अवस्था को क्या कहिएगा, सुन सुन के लिखिए, आपको लिखने में दिक्कत नहीं। लैंगिक जनन के, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के, लैंगिक जनन के दूसरी अवस्था को याद रखिएगा, लैंगिक जनन के दूसरी अवस्था को, दूसरी अवस्था को, लैंगिक जनन के दूसरी अवस्था को प्रजनक अवस्था कहा जाता है, प्रजनक अवस्था कहा जाता है, प्रजनक अवस्था कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रजनक अवस्था कहा जाता है, प्रजनक अवस्था कहा जाता है। लिखिएगा, इसमें
इसमें युग्मक का निर्माण इसमें युग्मक इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। उसमें नहीं हो रहा था, इसमें निर्माण होता है, यानी शुरू हो जाता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, युग्मक का निर्माण अलग अलग होता है। मेल में अलग निर्माण होता है और फीमेल में अलग एक में होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। मेल में लगभग जो है से याद रखिएगा 13 से 14 वर्ष के बाद जो है से स्टार्ट होता है युग्मक निर्माण शुक्राणु का। और फीमेल में आप याद रखिएगा 12 से 13 वर्ष में मासिक चक्र शुरू होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और ये 40 से लेकर 45 से 50 वर्ष तक जाते जाते जो है से फीमेल में मासिक चक्र बंद हो जाता है। फीमेल में मासिक चक्र क्या हो जाता है? बंद। लेकिन मेल में जीवनोपंत जो है शुक्राणु बनते रहता है। जीवनोपंत जो है से क्या करता है? शुक्राणु बनते रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। भले बाद में इंक्रीजिंग कम जाता है लेकिन बनते रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रजनक अवस्था। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं जीर्णयाता अवस्था। तो लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिएगा जीर्णयाता अवस्था। तीसरा प्रकार जो है से क्या है? जीर्णयाता अवस्था। जीर्णयाता अवस्था, जीर्णयाता अवस्था, ध्यान दीजिए। जीर्णयाता अवस्था में लिखिएगा लैंगिक जनन के अंतिम अवस्था को, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के लैंगिक जनन के ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के अंतिम या तीसरी अवस्था भी लिख सकते हैं। अंतिम अवस्था अंतिम अवस्था को, लैंगिक जनन के अंतिम अवस्था को जीर्णयाता अवस्था कहा जाता है। अंतिम अवस्था को जीर्णयाता अवस्था कहा जाता है। लैंगिक जनन के अंतिम अवस्था को जीर्णयाता अवस्था कहा जाता है। जीर्णयाता अवस्था कहा जाता है। इसमें युग्मक का, याद रखिएगा, इसमें युग्मक का निर्माण इसमें युग्मक का निर्माण याद रखिएगा, युग्मक का निर्माण इसमें युग्मक का निर्माण बंद हो जाता है। युग्मक का निर्माण क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसमें युग्मक का निर्माण बंद हो जाता है, इस चीज को याद रखिए। इसमें युग्मक का निर्माण क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों अवस्था आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग अगला टॉपिक पर चलेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट को हम लोग जो है समझते हैं। इसके लिए पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात समझिएगा। आगे हमको जो पढ़ना है, समझिए क्या पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है नर नर युग्मक और मादा युग्मक। पहले हम लोग समझते हैं नर युग्मक के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नर युग्मक। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक, इसको आप कहिएगा नर युग्मक। युग्मक, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेल गैमेट। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल गैमेट। मेल गैमेट को जो है से हम लोग समझने जा रहे हैं, ये है यहाँ पर मेल गैमेट। देखिए ध्यान दीजिए, मेल गैमेट की बात करते हैं तो ये इसका मेल गैमेट का ये पिक्चर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से बना देते हैं। मेल गैमेट, ध्यान दीजिएगा। इस चीज से जो है से बनता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको मेल गैमेट कहा जाता है। ये इसका पूंछ होता है, याद रखिए, जिसकी सहायता से शुक्राणु चलता है उसको हम लोग कहते हैं ये पूंछ है, ठीक है। इसकी सहायता से शुक्राणु चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस शुक्राणु में जो होते हैं,
इस चीज को जो है से ध्यान देना है। इसको एक डबल परत दे सकते हैं। ये शुक्राणु का पिक्चर है, ध्यान दीजिए। ये शुक्राणु का जो ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को कहा जाता है शीर भाग, ध्यान दीजिए। इस पार्ट को कहा जाता है शीर भाग। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये पार्ट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मध्य, मिडिल पॉइंट का मध्य। और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पुच्छ। तो शुक्राणु, ये पिक्चर किसका है, ध्यान दीजिएगा, ये पिक्चर किसका है, तो ये पिक्चर जो है से शुक्राणु का है, स्पर्म का है, याद रखिएगा, शुक्राणु का। ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छा से नर युग्मक होता है शुक्राणु। अब इसमें बहुत सारा जो है से एलिमेंट होता है जो यहाँ पर एनर्जी देने का काम करता है, फ्रुक्टोज भी उसका पाया जाता है। शुक्राणु यहाँ तक जो है से एनर्जी फील होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो है से निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो है से लंबाई क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जब लंबाई जब जोड़िएगा तो टोटल जो है से ये लंबाई ये लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 100, सॉरी 60 माइक्रोमीटर, 100 होता है वो। कितना माइक्रोमीटर होता है, 160 माइक्रोमीटर इसका लंबाई होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, इसका लंबाई जो होता है कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर होता है। शुक्राणु का लंबाई कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर। दूसरा पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है कि इसका जो है से निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा, इसका निर्माण होता है वृषण में। इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ये नर में पाया जाता है, उदर भाग यानी शरीर के बाहर होता है, ठंडा वाला भाग होता है। और इसकी संख्या कितना होता है, वृषण का संख्या कितना होता है, 2। तीसरा याद रखिएगा कि इसका रंग कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका रंग कैसा होता है, तो रंग इसका जो होता है वो कैसा होता है, उजला होता है। उजला होता है जिसको आप लोग कहते हैं सफेद होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करेंगे तो ये गतिशील होते हैं, किसके कारण गति करते हैं, तो याद रखिएगा चौथा पॉइंट की गतिशील होता है, गतिशील मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं यानी गति करते हैं। लेकिन अंडाणु गतिशील नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं। और किसकी सहायता से गति करते हैं, तो यह पूंछ की सहायता से, याद रखिएगा, पूंछ की सहायता से यह गति करता है। पूंछ की सहायता से जो है से शुक्राणु जो है से क्या करता है, गति करता है। पूंछ की सहायता से शुक्राणु गति करता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। शुक्राणु किसकी सहायता से गति करता है, तो पूंछ की सहायता से। तो इतना पॉइंट याद रहेगा कि नर युग्मक किसे कहा जाता है, शुक्राणु को कहा जाता है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ एक्रोसोम जो है से एक्रोसोम रिलीज करता है, सिर वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है, पूछ भाग होता है। अगर हम कहेंगे किसकी सहायता से चलता है, तो ये पूछ की सहायता, ये पूछ जो देख रहा है इसी की सहायता से जो शुक्राणु चलता है। अगर जिस पुरुष में ये पूछ नहीं रहता है तो वह बाजपन के शिकार हो जाते हैं, उसको संतान की उत्पत्ति नहीं होता है। लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई कितना है, 60 माइक्रोमीटर। निर्माण कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है। रंग कैसा होता है, उजला होता है। और गति कैसे करता है, तो यह गतिशील होता है। और किसकी सहायता से गति करता है, तो पूंछ की सहायता से, टेल भाग से जो है से, टेल भाग से जो है से क्या करता है, गति करता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग लिख सकते हैं कि नर के कि मादा के नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। इसकी लंबाई सब सारा चीज अपना से बना के लिख लीजिएगा। आगे हम लोग को एक और चीज समझ लेते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। तो इसके लिए भी एक नया पिक्चर ले लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आइए मादा युग्मक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं, मादा युग्मक। मादा युग्मक कहेंगे इसको। और मादा युग्मक को जो है से, मादा युग्मक को इंग्लिश में कहा जाता है फीमेल गैमेट। क्या कहा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, फीमेल गैमेट कहा जाता है, फीमेल गैमेट कहा जाता है, फीमेल गैमेट कहा जाता है। इस चीज को सब लोग याद रखिएगा, फीमेल गैमेट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फीमेल गैमेट क्या होता है। चलिए ये जो देख रहे हैं ये पूरा फीमेल गैमेट, इसको थोड़ा गोल बनाना पड़ेगा, गोल बना देते हैं। देखिएगा, देखिए ये फीमेल गैमेट है, इसको आप याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये कौन गैमेट है, फीमेल गैमेट। इसके बाहर भी होता है,
दो डबल डबल परत होता है। इसका खासियत होता है कि एक बार में लाखों करोड़ों शुक्राणु जाते हैं, लेकिन अंदर ही एक के वो शुक्राणु को जो है से प्रवेश होने देता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये फिगर किसका है? तो ये फिगर अंडाणु का है। ये फिगर किसका है? तो ये फिगर जो है से किसका है? अंडाणु का फिगर है। अगर हम बात करते हैं अंडाणु का लंबाई कितना होता है, तो 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर होता है। इस चीज को याद रखें, 100 माइक्रोमीटर होता है इसका लंबाई टोटल। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई का, तो लंबाई कितना हो गया? 100 माइक्रोमीटर होता है। इसको यू लिख के ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए तो माइक्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं लंबाई हो गया, अगर हम इसका बात करते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो रंग आप लोग याद रखिएगा, रंग जो होता है पिंक होता है, जिसको कहते हैं गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होता है? पिंक होता है, यानी गुलाबी होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि यह गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं, तो यह गतिशील नहीं होते हैं, आप याद रखिएगा। इसका कोई गति नहीं होता है। इसको ये इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, जिसको केंद्रक कहा जाता है। इसको केंद्रक कहा जाता है, याद रखिए, केंद्रक पाट कहा जाता है। और जो बाहर आप देख रहे हैं ये वाला परत, इस परत को कोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियन। यही जो है से एक से ज्यादा शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देता। एक बार में दो को चला गया तो जुड़वा संतान होने की संभावना। और ये गतिशील नहीं होता, ये अगतिशील होता है। अगतिशील होता है, इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा शील होते हैं, तो आप याद रखिए यह अगतिशील होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारा के सारा पॉइंट आपको जो है से पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ये वीडियो 1 है। ये सारा के सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कुछ कोई भी चीज का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। इसके साथ इसका पीडीएफ भी बना दिए हैं। कुछ पॉइंट जो लिखा हुआ है इस चीज को जो है से आप देख सकते हैं कि इसमें लिख दिए हैं, टाइप किया हुआ है ना, सब ये सारा चीज टाइप कर दिए गए हैं। और इसको आप लोग जो है सब लोग बढ़िया से इसको कर लीजिए। तब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और फिर उसमें हम लोग टाइप को 2 लेके आएंगे, यानी सेकेंड वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू।